हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के लास्ट वीडियो में यूनिट फर्स्ट रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग के कोवलेंट बॉन्ड में वीबीटी पर डिस्कस किया था और वीबीटी को हाइडलर तथा लंदन ने सबसे पहले दिया था और जिसके ऊपर सुधार जो है वो पॉलिंग तथा स्लेटर ने किया था। तो हाइडलर तथा लंदन ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने को जो समझाया था, जिस पर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और उसके बाद में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इस पे सुधार किया है। तो आज मैं यहाँ पॉलिंग के द्वारा किया गया सुधार तथा संयोजकता बंध सिद्धांत की जो सीमा है यानी कि लिमिटेशन, इनके ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं अपन पॉलिंग के द्वारा सुधार, इंप्रूवमेंट बाय पॉलिंग। यानी वहां पर जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ जो थी वो सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान थे, उनमें काफी अंतर आया था और इसलिए यहाँ पे पॉलिंग तथा स्लेटर ने सुधार किया। और पॉलिंग ने इसमें सुधार करने के बाद में क्या कहा है, तो पॉलिंग ने सुझाव दिया कि हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक गुणों के साथ साथ में आयनिक गुण भी होते हैं। यानी पॉलिंग ने बताया कि हाइड्रोजन जो अणु है उसमें सहसंयोजक गुण तो होते ही हैं, तो उनके साथ साथ में यहाँ आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं। और इसके अनुसार फर्स्ट व सेकंड संरचनाओं के अतिरिक्त अन्य आयनिक संरचनाएं यानी कि थर्ड और फोर्थ भी संभव है। यानी जो अपन ने उस टाइम हाइड्रोजन अणु की दो संरचनाएं, संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड पर डिस्कस किया था। संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड थी वो सहसंयोजक संरचनाएं कहलाई थी। तो पॉलिंग ने बताया यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड संरचनाएं तो है ही हाइड्रोजन की, उसके साथ साथ में हाइड्रोजन की दो अन्य आयनिक संरचनाएं यानी संरचना थर्ड और संरचना फोर्थ संभव है। और इन संरचनाओं में दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के समीप हो जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर संरचना थर्ड या फोर्थ दो प्रकार की संरचनाएं बनती है। पहली कंडीशन यानी संरचना थर्ड के लिए कि यदि जो दो इलेक्ट्रॉन है यानी कि किस किस के, एक तो इलेक्ट्रॉन Ha परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और Hb परमाणु का 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यदि एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के समीप हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पहली स्थिति में देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन सेकंड है, वो Ha जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसके नाभिक के समीप हो गए हैं, इसलिए इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया है और यानी इससे दूर हो गया है Hb परमाणु से, तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक आयनिक स्ट्रक्चर बन गई है। इसी प्रकार से जो फोर्थ स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर Ha वाला इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट वाला है वो Hb के नाभिक के समीप चला गया है, यानी Hb जो परमाणु है उसके समीप यहाँ पे 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो Hb हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक के समीप हो गए, इसलिए इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गया है और Ha के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पे ये संरचना फोर्थ बनती है यहाँ पे। तो ये दोनों संरचनाएं यहाँ पे आयनिक संरचनाएं कहलाई है, जिसको यहाँ पे पॉलिंग ने बताया। अतः संरचना थर्ड व संरचना फोर्थ के तरंग फलन जो है वो इस प्रकार से होंगे, जैसे वहां पे भी संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड के तरंग फलन साई फर्स्ट और साई सेकंड थे, इसी प्रकार यहाँ पे भी आयनिक संरचनाओं के लिए या संरचना थर्ड के लिए तरंग फलन साई थर्ड होगा और संरचना फोर्थ के लिए तरंग फलन या साई 4 होगा। तो यहाँ पे साई थर्ड जो है वो साई ए और कोष्टक में यहाँ 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 के द्वारा उत्पन्न इंटू यहाँ पे साई ए यानी इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन 2 के द्वारा उत्पन्न तरंग फलन यहाँ पे। इसी प्रकार संरचना
4 के लिए भी यहाँ साई बी फर्स्ट इंटू साई बी सेकेंड यहाँ पे, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 के द्वारा इलेक्ट्रॉन 2 के द्वारा उत्पन्न तरंग फलन, और साई बी यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो Hb है उसके पास में दोनों इलेक्ट्रॉन समीप गए हुए हैं उसके नाभिक के, इसलिए यहाँ पे संरचना 4 के लिए इस प्रकार से तरंग फलन होगा। और साई आयनिक जो है, यानी कि अब यहाँ पर जो टोटल साई यहाँ पे तरंग फलन है वो आयनिक स्ट्रक्चरों के लिए है, कितना होगा, तो वो दोनों साई थर्ड और साई 4 के योग के बराबर यहाँ पर साई थर्ड प्लस साई 4। अतः यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का कुल जो तरंग फलन है वो यहाँ साई टोटल जो है वो साई कोवेलेंट यानी सहसंयोजक संरचनाओं यानी कि संरचना फर्स्ट और संरचना सेकंड के द्वारा उत्पन्न तरंग फलन प्लस यहाँ पे लैम्डा एक कोफिशिएंट है, गुणांक है, और इसके साथ में गुणा के अंदर यहाँ पे साई आयनिक जो है, साई आयनिक का मान जो ये ऊपर दे रखा है इसका समीकरण साई आयनिक का साई थर्ड प्लस साई 4, तो साई आयनिक का प्लस यहाँ पे साई कोवेलेंट का ये टोटल साई हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अणु का कुल तरंग फलन हो जाएगा, जहां यहाँ पर लैम्डा ये गुणांक कोफिशिएंट है और हाइड्रोजन के लिए इसका मान जो है वो 0.17 होता है। साई टोटल यहाँ पर बात करते हैं आगे इस समीकरण का, तो यहाँ पर साई कोवेलेंट का मान जो है वो अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड होता है, और यहाँ लैम्डा की जगह लैम्डा रह गया, और साई आयनिक का मान जो ऊपर दे रखा समीकरण के अंदर साई थर्ड प्लस साई 4, और ये यहाँ पर ये मान रख दिया कोष्टक के अंदर साई थर्ड प्लस साई 4। तो इस प्रकार से साई टोटल का वैल्यू समीकरण प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट इसका आगे साई एश यानी कि बंदी अवस्था के अंदर तरंग फलन, हाइड्रोजन परमाणुओं की जो बंदी अवस्था है उसके अंदर जो तरंग फलन है उसका मान यहाँ पर, तो इस स्थिति के अंदर यहाँ साई फर्स्ट का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे साई फर्स्ट की वैल्यू यही होती है साई ए फर्स्ट इंटू साई बी सेकेंड, प्लस में प्लस रह जाएगा, या साई सेकेंड की वैल्यू रखेंगे और प्लस यहाँ पे वही प्लस आ गया। इस समीकरण के अंदर जो वैल्यू रखेंगे पूरे समीकरण की लैम्डा का लैम्डा, और आगे यहाँ पे साई थर्ड, और साई थर्ड की वैल्यू जो आगे अपन ने अभी डिस्कस किया था लास्ट पेज के ऊपर, और जिसका मान था यहाँ पे साई ए फर्स्ट इंटू साई ए सेकेंड प्लस यहाँ पे ये साई 4, और इस प्रकार से ये एक समीकरण प्राप्त होता है हाइड्रोजन परमाणुओं की बंदी अवस्था में तरंग फलन का। और इनका आगे हल करने पर इस तरंग फलन के जो समीकरण है उसे हल करने से यहाँ पे प्राप्त बंध ऊर्जा तथा बंध लंबाई का जो परिकलित मान है यानी कि सैद्धांतिक मान है वो क्रमशः यहाँ पे 95 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा इसकी ये तो यहाँ पे बंध ऊर्जा और बंध लंबाई जो प्राप्त होती है वो है 0.78 एंगस्ट्रॉन आती है, जो कि यहाँ प्रायोगिक मान के काफी निकट है। तो यहाँ जो पिछली बार जो यानी कि हाइटलर और लंदन ने जो दिया था सिद्धांत, उसके द्वारा जो प्राप्त परिकलित मान था और प्रायोगिक मान था उसमें काफी अंतर था, लेकिन यहाँ पे पॉलिंग की सुधार करने के बाद में जो प्राप्त जो परिकलित मान है यानी कि यहाँ पे सैद्धांतिक मान है, इसका और प्रायोगिक मान में काफी समानता आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वीबीटी के सिद्धांत जो कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद में यहाँ वीबीटी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, संयुक्ता बंध सिद्धांत के द्वारा परमाणुओं में बंधन, अणुओं की संरचना व गुणों की व्याख्या संभव है, फिर भी कई इसकी कमियां हैं। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं जो है वो निम्नलिखित हैं। उसमें पहली इसकी सीमा ये है कि उपसंयोजक जो बंध बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वे सांझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही बंधित परमाणु के द्वारा दिया जाता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। अतः इस सिद्धांत के द्वारा उपसंयोजक बंध का समझना या बनना जो नहीं समझाया जा सकता। उपसंयोजक का बनना है वो इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। ऑक्सीजन और बोरॉन के जो अणु हैं उनकी अनुचुंबकीय जो व्यवहार है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, उसको ये सिद्धांत नहीं समझा सकता है। ऑक्सीजन और बोरॉन इस सिद्धांत के अनुसार तो ये बॉन्ड बनेंगे, तो बॉन्ड बनने से पहले तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में युग्म बना देते हैं, यानी युग्मित हो जाते हैं। और युग्मित होने के कारण यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक होने चाहिए, यानी प्रतिचुंबकीय होने चाहिए, लेकिन इनका वास्तविक व्यवहार है वो अनुचुंबकीय होता है। इसकी व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत नाइट्रोजन के और कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु हैं उनके अति स्थायित्व यानी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को भी नहीं समझा सकता है। साथ में ये सिद्धांत जो वीबीटी है, इसकी सहायता से विषम इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन अणु जैसे यहाँ पे NO2 तथा आयन, जैसे ये ऑड इलेक्ट्रॉन के जो आयन है, हाइड्रोजन आयन, हीलियम आयन, इनका बनना भी नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि ऐसे अणुओं में कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनकी पेयरिंग नहीं होती है। तो इन विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणुओं को भी बनना इस सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। साथ में ये सिद्धांत अंतराधात्विक जो है, इंटरमेटेलिक जो कंपाउंड है, उनके अंदर जो बॉन्डिंग पैटर्न है, उन बॉन्डिंग को भी ये नहीं समझा सकता है। उनके बंधन की प्रकृति को भी ये सिद्धांत नहीं समझा सकता है। ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉन न्यून जो है अणुओं में बंधन की प्रकृति को भी नहीं समझा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो अणु होते हैं उनमें किस प्रकार से बॉन्ड बनता है उसको भी ये सिद्धांत नहीं समझा सकता है। किसी सहसंयोजी बंध में, यानी जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें आयनिक गुणों की प्रतिशतता, यानी उसमें कितना % आयनिक करैक्टर आता है, इसकी भी जानकारी इस सिद्धांत के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। साथ में इस सिद्धांत के द्वारा किसी अणु या आयन के सभी रासायनिक व भौतिक गुणों को किसी एक संरचना के द्वारा समझना संभव नहीं हो पाता है। यानी किसी अणु या आयन की अपन बात करें तो उनके रासायनिक व भौतिक गुणों को किसी एक संरचना के द्वारा समझना यहाँ पे संभव नहीं है। अतः उस अणु की एक से अधिक या संभावित इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं दी जाती हैं, जिनको यहाँ पर विहित संरचना यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये लिखनी पड़ती हैं, यानी अनुनादी संरचनाएं लिखनी पड़ती हैं। और वास्तविक में जो संरचना है उस अणु की, वो इन सभी अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो संरचना होती है वो वास्तविक संरचना होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ कमियां थी सिद्धांत की, और इस कमियों में कुछ आगे नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी इन कमियों में कुछ सुधार करेगी, जैसे MOT है और VSEPR है। तो वो सिद्धांत के ऊपर अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से आज की क्लास के साथ में ही VBT कंप्लीट होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन है यानी कि सीमाएं हैं वो कंप्लीट होती है। यानी एक टॉपिक यहाँ पे VBT एंड इट्स लिमिटेशन जो यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी सीमाएं हैं वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तब तक थैंक यू।